और दर्शकों, इस बीच एक और बड़ी खबर मेरे पास नेपाल से आ रही है। नेपाल में अगले आदेश तक सेना का शासन रहेगा, यानी रात 10 बजे तक अब सेना पूरे कमांड में रहेगी। सेना ने संयम बरतने की अपील भी की है और नेपाल सेना प्रमुख अशोक राज ने इसके लिए बयान भी दिया। आंदोलन स्थगित करने की अपील की है। उनका कहना है आंदोलन को स्थगित किया जाए और लोग शांति बनाए रखें। अब दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल यह कि नेपाल में लोकतंत्र आया लेकिन लोगों पर उसका कोई प्रभाव नहीं रहा। लोग नाराज हो गए। पहले क्या था नेपाल में? राजशाही थी। ये दिख रहे हैं आपको, ये नेपाल के राजा हैं और सबसे ताजा उदाहरण ज्ञानेंद्र शाह। लेकिन जैसे जैसे ये राजशाही खत्म हुई, उसके बाद सवाल उठने लगे कि राजशाही को आखिर क्यों खत्म किया गया है, राजशाही को खत्म करने के पीछे कारण क्या था और कैसे राजशाही खत्म हुई है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं। ये आप देखिए, पृथ्वी नारायण शाह ने शाह वंश की स्थापना की 1768 में। पूर्वी और पश्चिमी रियासतों को जीत कर नींव रखी। 1959 शाह वंश के राजा महेंद्र शाह ने बड़ा बदलाव किया। महेंद्र शाह ने नेपाल में संवैधानिक राजशाही की स्थापना की। राजा के खिलाफ जन आंदोलन जोर पकड़ने लगा 1990 में, जिसके बाद राजा महेंद्र शाह ने बड़ा बदलाव किया, जिन्हें मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए माना जाता है। राजा के फैसले से माओवादी संतुष्ट नहीं थे। बात 1995 तक पहुंच गई। नेपाल में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए और हालात खराब हो गए। उसके बाद राजकुमार दीपेंद्र शाह ने 12 लोगों की हत्या कर दी 2001 में। इनमें राजा वीरेंद्र शाह और उनकी मां रानी ऐश्वर्या भी थी। राजशाही के खिलाफ दोबारा आंदोलन शुरू हुआ 2005 में। राजा ज्ञानेंद्र ने संवैधानिक व्यवस्था को बहाल किया। नेपाल में प्रतिनिधि सभा फिर से अस्तित्व में आई। गिरजा प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली और 2008 में राजा ज्ञानेंद्र शाह का भी तख्ता पलट हो गया। संविधान सभा में राजशाही को खत्म कर दिया गया और नेपाल को गणतांत्रिक देश घोषित कर दिया गया। तभी से सरकारें चुनी जाने लगी। लेकिन मैं आपको बताता हूं इस मामले को लेकर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, नेपाल में आगे क्या होगा, सुनिए जरा। ये जो सारा का सारा सिस्टम है, ये सिस्टम करप्ट है और हर इंसान ये बोलता था कि यार इससे अच्छी तो राजशाही थी। और ये कंपैरिजन आपको अगर आप वहां पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे जितनी भी ग्राउंड रिपोर्ट्स आज भी आ रही हैं, वहां पे युवा जो बात कर रहे हैं पत्रकारों के साथ, वो बार बार क्या कह रही है, ये वही बात कह रहे हैं जो 2020 में वहां पे सड़कों पे हो रही थी कि इससे अच्छी तो राजशाही थी। अब ये जो सेंटिमेंट है ये क्यों बना? ये व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। ये ऐप आप मान लीजिए कि अगर आपने 16 ऐप को बैन किया तो उससे वो एक चिंगारी हो सकती है जिसने इस आग को लगाया है, लेकिन वो जो आग सुलग रही थी वो आग बहुत लंबे समय से सुलग रही थी। लेकिन नेपाल में एक खास बात है दर्शकों कि नेपाल कभी गुलाम नहीं रहा। नेपाल में राजशाही रही, लेकिन कैसा इतिहास, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। नेपाल में कभी भी कोई गुलामी नहीं रही। बाकी देशों की तरह नेपाल पर हमले जरूर हुए। मुगलों अंग्रेजों ने नेपाल पर राज करने की कोशिश की। सबसे पहले 1349 में शमसुद्दीन शाह ने हमला किया, लेकिन गोरखा सेना ने शमसुद्दीन को वापस भेज दिया। फिर 18वीं सदी में नेपाल पर मीर कासिम ने हमला किया। इस बार भी कासिम की सेना को गोरखा सेना ने हरा दिया। अंग्रेजों ने भी नेपाल पर राज करने की पूरी कोशिश की। एंग्लो नेपाली युद्ध 1814 से 1816 तक चला। गोरखाओं ने अंग्रेजों को रोकने के लिए भी जान की बाजी लगा दी। फिर 1816 में ही सुगौली संधि हुई और अंग्रेज वापस चले गए। इसी तरह नेपाल कभी भी गुलाम नहीं रहा और हर बार नेपाल ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं एक्सपर्ट डीडी बख्शी इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। नेपाल में केपी शर्मा ओली की महाभ्रष्ट माओइस्ट कम्युनिस्ट सरकार का तख्ता पलट हो चुका है। वो इस्तीफा देकर भाग निकला है, कह रहे हैं दुबई की तरफ भाग रहा है। लोग बहुत मायूस हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, बड़े आक्रोश में हैं। क्यों? क्योंकि ये महाभ्रष्ट सरकार है, ओली की महाभ्रष्ट सरकार है साहब। और ये हर चीज़ में करप्शन है, हर चीज़ में पैसे खाती है। यहाँ पे नियोपोटिज्म है, करप्शन है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है। नेपाल का भविष्य इस समय अनिश्चित है।
अगर आप थोड़ी भी गहराई से देख रहे हों तो 2 दिनों के अंदर जिस तरह का परिवर्तन नेपाल में हुआ, जैसी हिंसा, उथल पुथल, आगजनी मची है, उस स्थिति में यह कहना कि किस नेता का भविष्य क्या होगा, कौन क्या होगा, इस समय कहना बहुत कठिन है। केपी शर्मा ओली की सरकार थी, गुस्से का सामना उनको करना पड़ा। केपी शर्मा ओली ने एक भारत विरोधी नेपाल राष्ट्रवाद जो चीनी झुकाव रखता था, उसको अपने वक्तव्यों से, कर्तृत्वों से बढ़ावा दिया और इसके कारण उनको कुछ ऐसे काम करने पड़े नेपाल में जो नहीं करना चाहिए। नेपाल के आर्थिक विकास पर असर पड़ा, नेपाल पर कर्ज बढ़ता गया, नेपाल में जो उसकी मूल अध्यात्म संस्कृति और धर्म उसका मूल रहा है, उससे लगा जैसे नेपाल परे हट रहा है। लोगों में असंतोष फैला,